हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, यानी जो कि पेपर 2 सीटेट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं एसएसटी सेक्शन से, यानी सोशल साइंस सेक्शन से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों ने धन और शक्ति प्राप्त कर अपने को क्या घोषित कर दिया, यानी वो अपने आप को क्या कहा करते थे। जो बड़े बड़े भूस्वामी या जमींदार हुआ करते थे, उसके साथ ही साथ जो योद्धा सरदार हुआ करते थे वो अपने आप को कहते थे महासामंत। तो महासामंत की जो उपाधि थी वो धारण कर रखी थी किसने? जो भी भूस्वामी हुआ करते थे। 7वीं शताब्दी की यहाँ पर बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजा अशोक, जिन्हें अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है, दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, बात करें हम अशोक की, तो अशोक एक प्रसिद्ध मगध शासक थे। तो ये जो कथन है हमारा, ये यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि जो अशोक थे वो एक मौर्य शासक थे, यानी मौर्य वंश से इनका संबंध है, इसलिए ये हमारा कथन गलत होगा। फिर है, अशोक के अभिलेख पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। तो ये भी सेंटेंस हमारा गलत है। एक तो इसमें सही है, क्योंकि अशोक के जो भी अभिलेख मिले हैं सभी किसमें थे? ब्राह्मी लिपि में थे। पाली भाषा आपको देखने को मिलेगी गौतम बुद्ध के शासनकाल में, यानी गौतम बुद्ध के समय में जो बौद्ध काल हुआ वहाँ पर पाली भाषा का यूज हमको देखने को मिलता है। और अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में थे। उसके अलावा अशोक अकेले एक ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद अभिजीत को छोड़ा। तो बिल्कुल सही बात है, कई सारे जो राज्य हैं वो इन्होंने जीते, लेकिन उनको अभिजीत ही छोड़ दिया युद्ध जीतने के बाद। तो यहाँ पर ए बी गलत है तथा सी सही है। तो ये हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान किसके समय में हुआ था? तो देखिए, जो सैनिक अभियान है उत्तर भारत में तो काफ़ी होता रहा। मध्यकालीन में हमने देखा कई सारे, जो मुगल शासन हो या दिल्ली सल्तनत हो, सभी दिल्ली के आसपास ही हमको देखने को मिली। उसके बाद इसको दक्षिण भारत तक किसने, यानी हम ये कह लें दक्षिण भारत में किसने पहुंचाया इस सैनिक अभियान को? तो इसका श्रेय जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। इसे प्रयास तो जलालुद्दीन खिलजी ने भी किया था, लेकिन वो अधूरा ही रहा, और यहाँ पर उसे पूरा किया अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि एक महत्वाकांक्षी शासक था खिलजी वंश का। और इसने एक सेनापति बनाया था मलिक काफूर को, और मलिक काफूर को सेनापति बनाकर इसने भेजा था दक्षिण भारत में सैनिक अभियान में। तो जो सैनिक अभियान की शुरुआत हुई, या हम ये कह लें किस समय में हुआ था, तो ये प्रारंभिक मध्यकालीन में खिलजी वंश के समय में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में मलिक काफूर को सेनापति बनाकर इसने दक्षिण भारत सैनिक अभियान में भेजा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थल में कौन से गुजरात में स्थित है? ये आपको बताना है। तो कई सारे जो हड़प्पाकालीन स्थल है, नगर रहे, वो अलग अलग राज्यों में स्थित है। अब देखिए, इसमें जो राखी गढ़ी है ये आपका हरियाणा का हड़प्पा स्थल है, तो ये हमारा सही नहीं होगा। उसके अलावा जो लोथल है ये तो गुजरात में है, लेकिन जो कोलडीवा है ये आपका गुजरात में नहीं स्थित है। फिर है धौलावीरा और लोथल, और यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि जो धौलावीरा है या लोथल है ये दोनों ही हड़प्पाकालीन नगर हैं और दोनों ही गुजरात में स्थित हैं। और लोथल को एक हड़प्पाकालीन बंदरगाह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है? तो आपको बताना है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दो धर्मों का उदय हमको देखने को मिलता है 6वीं शताब्दी में। और यहाँ पर आपको बताना है जैन धर्म से रिलेटेड कौन सा सेंटेंस है। तो मुख्यतः पुरोहितों ने जैन धर्म का समर्थन किया, ये कोई सेंस नहीं है। फिर किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना आसान था, ये भी हमारा सही नहीं है। सही होगा 3rd नंबर, महावीर की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो ये हमारा जो कथन है वो जैन धर्म से रिलेटेड है और सही भी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आप कक्षा में खोंड और अपतानी नागाओं पर चर्चा कर रहे हैं। आपको इस माध्यम का चयन करना है कि जिस पर छात्र उन राज्यों को चिन्हित करेंगे जिनसे ये जनजातियां हैं। तो देखिए, क्वेश्चन एक स्टोरी फॉर्म में पूछा गया, लेकिन बेसिकली आपसे पूछा गया कि जो खोंड है और जो अपतनी या अपतनी इस प्रकार से कहा जाता है, और ये जनजातियां हैं, तो ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है, ये बेसिकली
क्वेश्चन है और यहाँ पर एक स्टोरी फॉर्म में कहा जा रहा है कि आप छात्रों को किस प्रकार से बताएंगे, यानी छात्र किन राज्यों को चिन्हित करेंगे। तो देखिए ये मानचित्र पर चिन्हित करने की बात की जा रही है और यहाँ पर जो खोंड जनजाति है ये आपको देखने को मिलेगी उड़ीसा वाले रीजन में, और जो अपतनी जनजाति है ये आपको अरुणाचल वाले रीजन में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा मानचित्र पर उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 18वीं सदी में भारतीय रेशम के संदर्भ में ABC पर विचार कीजिए। यानी यहाँ पर बात की जा रही है 18वीं सदी की, यानी 1700 से 1800 के बीच का टाइम पीरियड की जो बात है वो यहाँ पर की जा रही है। फिर यहाँ पर भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। तो बिल्कुल सही बात है, जो भारतीय रेशम हुआ करता था उसकी यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी और यहाँ से कच्चा माल अंग्रेज ले जाते थे और वहाँ से उसको मैन्युफैक्चर करके यहाँ पर वापस लाकर उच्च दामों में बेचते थे। फिर भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात बढ़ा। तो ये भी सही है, जो अच्छी गुणवत्ता थी भारतीय रेशम की वो सबको अट्रैक्ट करती थी और इससे भारत का निर्यात भी बढ़ा। उसके बाद भारतीय रेशम उत्पादक इस व्यापार से अच्छा कमाते थे। तो ये यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि बात की जाए अगर 18वीं सदी की तो वहाँ पर यानी जो अंग्रेजों का ही शासन था, तो इस उत्पाद से जो भारतीय रेशम उत्पादक हैं वो अच्छा नहीं कमा पाते थे। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ए और बी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ए और बी। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया से रिलेटेड। ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कंपनी ने कृषि में कृषि में निवेश बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। तो यहाँ पर ये कथन हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उनको पता था, अंग्रेजों को पता था, या हम ये कह लें ईस्ट इंडिया कंपनी को पता था कि जब हम कृषि में निवेश बढ़ाएंगे तो यहाँ से जो रेशम है या अदर प्रोडक्ट है ये यहाँ से जो रॉ मटेरियल है वो हमको मिल जाएगा। तो इसलिए उन्होंने इस कृषि के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था संकट में थी और कंपनी अपनी राजस्व आय को लेकर आश्वस्त नहीं थी। तो ये भी कथन हमारा सही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था संकट में थी और इसलिए कंपनी अपनी राजस्व आय को बढ़ाना चाहती थी और कृषि में लगने वाले कर या रॉ मटेरियल से कंपनी को काफ़ी आय यहाँ पर होती थी। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किन्होंने 19वीं सदी में विधवा विवाह के संदर्भ में समर्थन में सार्थक भूमिका निभाई। तो देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है विधवा विवाह, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात आए सती प्रथा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किसने किया, तो इसमें नाम आता है राजा राम मोहन राय का। तो राजा राम मोहन राय ही यहाँ पर सती प्रथा के लिए, यानी उनको यहाँ पर मेन माना जाता है, यानी सती प्रथा के प्रतिबंध में काफ़ी बड़ा योगदान यहाँ पर राजा राम मोहन राय का रहा, जिन्होंने यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, विधवा विवाह की, यानी जो विधवा हैं उनके विवाह का यहाँ पर समर्थन किया गया किसके द्वारा, तो ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर और वीरेश लिंगम पुंतलू। तो ये दो पर्सन ऐसे थे जिन्होंने 19वीं सदी में विधवा विवाह को बढ़ावा दिया, समर्थन दिया और इसमें एक सार्थक भूमिका निभाई। तो देखिए सती प्रथा आपसे पूछा जाए तो राजा राम मोहन का नाम आएगा, और अगर विधवा विवाह पूछा जाए तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो आपको बताना है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ज्योतिराव फुले ने। तो ज्योतिराव फुले के द्वारा ही सत्यशोधक समाज की यहाँ पर स्थापना की गई। उसके अलावा और भी कई सारे समाज हैं, जैसे जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा की गई, और ब्रह्म समाज आप सभी जानते ही हैं राजा राम मोहन राय। उसके अलावा जो आर्य समाज है दयानंद सरस्वती। तो ये हमारे जो इस समाज के नाम से कई सारे आपने देखा, सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इन सभी की स्थापना यहाँ पर की गई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा औपनिवेशिक काल में जाति सुधारों के संदर्भ में सही है। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंगाल में हुई। तो देखिए जाति सुधारों से इसका संबंध नहीं है।
उसके बाद हेनरी डेरोजियो ब्रह्म समाज के एक मुख्य अग्रणी थे, और यहाँ पर अगर हम ब्रह्म समाज की बात करें, राजा राम मोहन राय की बात करें, तो इन्होंने सती प्रथा पर यहाँ पर प्रतिबंध लगवाने का यानी इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा कार्य किया। उसके बाद सिंह सभाओं ने सिंह धर्म को जातीय भेदभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया, और यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ऊपर भी बात की जा रही है जाति सुधारों की। तो यहाँ पर सिंह सभाएं जो हुआ करती थी वो सिंह धर्म को जातीय भेदभाव से मुक्त कराने का क्या किया, प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के मध्यमार्गी चाहते थे कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत और लंदन दोनों जगह यहाँ पर आयोजित की जाए। तो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में मध्यमार्गी यहाँ पर थे, और साथ ही साथ कुछ अन्य शासक भी थे जिनका विचार था केवल भारत में हो, और कुछ का विचार था केवल लंदन में हो, लेकिन जो मध्यमार्गी थे भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के, इनका मत था कि भारत और लंदन दोनों में इसको आयोजित किया जाए। तो ये हमारा कथन सही है। फिर वे चाहते थे कि कुछ सामाजिक गुटों से लोगों की ब्रिटिश प्रशासन में अवसर दिए जाएं। तो ये देखिए, ये कथन हमारा सही नहीं है। वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे कि जो सामाजिक गुट हैं उनसे लोगों को ब्रिटिश प्रशासन में अवसर दिए जाएं, बल्कि केवल उन्होंने बात की थी कि जो सिविल सेवा की परीक्षा है भारत और लंदन दोनों में ही आयोजित की जाए। तो यहाँ पर ए सही है, परंतु आर गलत है। तो यहाँ पर ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉयल सत्याग्रह के संदर्भ में सही है। तो रॉयल सत्याग्रह की यहाँ पर बात की गई है, और ये बेसिकली आप इंग्लिश में अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि यहाँ पर बात की गई है रोलेट एक्ट की, जो कि हिंदी में भी आपको ऐसा ही लिखा मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर रॉयल सत्याग्रह लिख दिया गया है। तो ये थोड़ा सा हमें नया नया लग रहा है, लेकिन आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। आपने पढ़ा होगा भारतीय इतिहास में रोलेट एक्ट के बारे में, तो ये उसी की बात की जा रही है, उसे ही यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेट किया गया है। तो देखिए, यह पंजाब और उसके आसपास क्षेत्रों में हुआ, जिसके कारण जलियांवाला बाग की जो नृशंसता है वो यहाँ पर हुई। तो ये देखिए कथन हमारा सही नहीं है। ये पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में नहीं हुआ था, यानी ये एक एक्ट आया था जिसमें नो अपील नो दलील नो वकील की जो पॉलिसी थी वो अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी कि हम किसी को भी शंका के आधार पर ही यहाँ पर गिरफ्तार कर सकते हैं। ये था रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा गया। तो इसमें जिसके कारण जलियांवाला बाग की जो नृशंसता है वो हुई थी, ये तो हमारा सही है। उसके अलावा हिंदू और मुसलमान दोनों ने एकजुट होकर भागीदारी की, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। रोलेट जो सत्याग्रह है, यानी रोलेट एक्ट आया था, फिर उसके विरोध में यहाँ पर सत्याग्रह किया गया था। तो इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही यहाँ पर एकजुट होकर भागीदारी की थी। उसके बाद यह विरोध मौलिक अधिकारों जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता को नकारने के विरुद्ध था। तो ये भी हमारा कथन और बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा मौलिक अधिकार है, हमको क्या दिया गया है कि हम अपनी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो यहाँ पर, यानी हमको आज़ादी है किसकी, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इसलिए हमको केवल अपना जो हम ये कह लें, जैसे आपने गिरफ्तार किया हमको बिना किसी कारण के, तो ये हम एक प्रकार से मौलिक अधिकारों का हनन ही है। अगला है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन के साथ पूर्ण एकता जताने के लिए अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। और गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस की थी, और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि यहाँ पर वापस लौटा दी थी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा बी, सी और डी। तो बी, सी, डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया और अर्थव्यवस्था सरकारी दिशा निर्देशों से चली। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो स्वतंत्रता के शुरुआती दशक रहे उनमें उद्योगों पर यहाँ पर जोर दिया गया, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमको देखने को मिलता है कि उद्योग से संबंधित ही जो प्लान है वो यहाँ पर बनाए गए। फिर है, एक बड़ी जनसंख्या को गरीबी से मुक्त करना और तकनीक और औद्योगिक विकास पर आधारित आधुनिक देश का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। तो और इसीलिए क्या किया गया था, उद्योगों पर जोर दिया गया था, और अर्थव्यवस्था सरकारी दिशा निर्देश से चली। यानी कि ए और आर दोनों ही सही हैं, और सही व्याख्या भी करता है यहाँ पर जो आर है वो ए की। अगला क्वेश्चन है, असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। देखिए, पिछली ही जो यानी सोशल साइंस की क्लास में हमने पढ़ा था,
आपको क्या होते हैं क्षुद्र ग्रह, या हम ये कह लें उल्कापिंड क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हमने डिटेल में वहाँ पर डिस्कस किया था। और यहाँ पर बात की जा रही है असंख्य छोटे छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। वैसे ये हमारा सूर्य हुआ, तो सूर्य का चक्कर कौन लगाते हैं, जो ग्रह होते हैं, और ग्रह का चक्कर कौन लगाते हैं, जो उपग्रह होते हैं, या जिन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं। उसके अलावा देखिए ग्रह तो चक्कर लगाते ही हैं सूर्य का, उसके अलावा जो यहाँ पर क्षुद्र ग्रह होते हैं वो भी ग्रह का चक्कर यानी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और ये छोटे छोटे होते हैं, जैसे ग्रह यानी ग्रह जो हमारे होते हैं बड़े बड़े होते हैं, और क्षुद्र ग्रह यहाँ पर छोटे होते हैं, और इनको इंग्लिश में कहा जाता है हम एस्टेरॉयड इन्हें कहते हैं। तो ये भी सूर्य का क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। उसके अलावा उल्कापिंड आप देखते हैं जो टूटता हुआ तारा है वो उल्कापिंड ही है, यानी यहाँ पर बात की जा रही है। तो उसके अलावा उपग्रह हो गए, उल्कापिंड हो गए, धूमकेतु हो गए, और यहाँ पर सही आंसर होगा क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड। और यहाँ पर जो हमारे धूमकेतु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉमेट्स, और उल्कापिंड होते हैं मेटेरॉइड्स, और उपग्रह होते हैं सैटेलाइट। तो इनको इंग्लिश में भी नाम आपको याद रखने। अगला क्वेश्चन है कौन सा देशांतर भारत के लिए मानक यामोत्तर माना गया है। तो देखिए कई बार ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और इसी को हम क्या कहते हैं, भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही मानक यामोत्तर माना गया है भारत के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और देशांतर रेखाओं से ही जो समय है और तिथि है उसका यहाँ पर क्या किया जाता है, उसका निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न कथनों में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन के लिए सही है, यानी ऋतुओं का जो परिवर्तन है, सीजनल चेंज है, वो कैसे हमको देखने को मिलता है। तो ऋतुओं में जो परिवर्तन है पृथ्वी के चारों ओर सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो देखिए ये हमारा कथन गलत है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य की स्थिति नहीं होती, बल्कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। तो जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तब कर्क रेखा वाले क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और गर्मी के मौसम का अनुभव होता है। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा जो कथन है वो सही है, क्योंकि जो सूर्य है वो तो अपना एक जगह में है, लेकिन पृथ्वी की जो स्थिति है बदलती हुई स्थिति, यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और इसकी स्थिति जैसे बदलती है वैसे ही पृथ्वी के उन क्षेत्रों में जो मौसम है या जो ऋतु है उनमें जो चेंजमेंट है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा केवल बी। तो केवल बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जब ग्रीनविच में 2 बजे अपराह्न का समय होगा तो 45 डिग्री पश्चिम में क्या बजा होगा। तो ये आपको बताना है कि 45 डिग्री पश्चिम में आपको जाना है। तो ये देखिए हमारी जीएमटी लाइन है जो कि लंदन से होकर गुजरती है, ग्रीनविच मीन टाइम इसे हम कहते हैं, यानी ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है जिसे मानक समय रेखा भी कहा जाता है। और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट यहाँ पर होते हैं। और हम अगर इधर जा रहे हैं जीएमटी से, यानी कि हम वेस्ट में जा रहे हैं, तो जो हमारा समय है वो क्या होगा, माइनस होगा। उसके बाद अगर हम ईस्ट में जा रहे हैं तो ईस्ट और हमारा जो समय है वो प्लस होगा। तो इधर माइनस और इधर प्लस हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है 45 डिग्री पश्चिम में आपको जाना है, यानी कि 45 डिग्री का मतलब 4 × 45, तो ये हो गया आपका 180 मिनट। 180 मिनट क्या करने हैं, माइनस करने हैं किसे, 2 बजे अपराह्न से। तो 2 बजे अपराह्न से हम 180 मिनट, और इसका मतलब हो गया सीधे सीधे 3 घंटे। तो 2 बजे से 3 घंटे पहले का जो समय है वो हमको बताना है, और ये होगा 11 बजे पूर्वाह्न, क्योंकि 12 बजे से बदल जाएगा और ये हो जाएगा अपराह्न, इसलिए 11 पूर्वाह्न यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम समय को कैलकुलेट करते हैं जब हमको यहाँ पर डिग्री दी गई होती है किसी भी टाइम पीरियड की। अगला क्वेश्चन है घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं जबकि झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। बिल्कुल सही बात है, झाड़ियाँ आपको शुष्क क्षेत्रों में देखने को मिलेगी और घास उस स्थान पे होगी जहाँ पर मध्यम वर्षा होगी। फिर वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर डिपेंड करती है। बिल्कुल सही बात है, तापमान में अगर ज़्यादा वृद्धि होगी, तापमान हाई होगा, तो वहाँ पर जो हरे पेड़ पौधे हैं वो नहीं पाई जाएगी, उस प्रकार की जो वनस्पति है वो वहाँ पर नहीं पाई जाएगी। फिर प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु में परिवर्तन के कारण होता है। तो ये भी हमारा कथन जो है वो सही है कि जलवायु चेंज से ही
प्राकृतिक वनस्पति में जो परिवर्तन है वो हमको देखने को मिलता है। तो ए बी सी तीनों ही हमारे यहाँ पर सही हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। तो बिल्कुल सही बात है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी के कारण यहाँ पर चारों ओर ये वायुमंडल को थामे रखता है। उसके अलावा वायुमंडल में केवल कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, तो ये कथन हमारा गलत है। जैवमंडल पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल और वायु परस्पर मिलते हैं, तो ये भी कथन सही नहीं है, क्योंकि ये एक संकीर्ण क्षेत्र नहीं है बल्कि एक काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता है जैवमंडल पृथ्वी का। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा केवल ए नंबर, केवल एक कथन यहाँ पर सही है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एसएसटी सेक्शन की, और अपनी तैयारी को और भी बूस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं चक्षु प्रकाशन की बुक का, जिसमें 3000 प्लस क्वेश्चन आपके दिए गए हैं एनसीईआरटी और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हैं। तो सभी विषय से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे, और आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।